Hello everyone, it is the comprehensive type question answer for class 10th। यह कक्षा 10 के लिए comprehensive टाइप क्वेश्चन आंसर है। आपको बताते चलें, पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट या कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बता चुका हूँ कि he was born on 26th March 1874 at San Francisco in California, which belong to USA। इसके बारे में बता चुका हूँ कि 26 मार्च 1874 को USA के सन फ्रांसिस्को नामक जो कैलिफोर्निया में पड़ता है स्थान पर उनका जन्म हुआ था। He spent his rural life in his poetry। उनका बहुत इंटरेस्ट था पोइट्री में। ये कम्प्रहेंसिव में क्या किया जाता है कि बच्चे लोग क्या करते हैं, थोड़ा परेशान हो जाते हैं। इसको ध्यान से आप देखेंगे तो शायद आपको यह कला विकसित हो जाए कि आप भी कम्प्रहेंसिव टाइप क्वेश्चन आंसर लिख सकें। इसको बेस बना करके इस पोएम के कम्प्रहेंसिव, ये एक्स्ट्रा कुछ कम्प्रहेंसिव टाइप क्वेश्चन आंसर हैं, इसको बेस बना करके हमने इस पर वर्क किया है, जिसको आप ध्यान से समझेंगे। स्टूडेंट, आपको यह पेज नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है, इस पेज पे पोएम का नाम लिखा हुआ है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप देख रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कई बार बताया जा चुका है। कॉम्प्रहेंशन ऑफ स्टेंजास दिया है। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग स्टेंजा, आगे केयरफुली भी लिखा जा सकता है, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आप उत्तर लिखिए। यह थोड़ा सा आपको समझने वाली चीज़ है, जो आप समझेंगे। दे रहा है कि द वे ए क्रो, यहाँ आप देख रहे होंगे, शुक डाउन ऑन मी। मी पोएट के लिए आया है। पोएट कह रहा है कि एक कौवा जिसने अपना शरीर हिलाया, द डस्ट ऑफ स्नो, किस चीज़ को? तो ये धूल नहीं बल्कि उसका कण, स्नो का कण, स्नो मीन्स बर्फ के कण को हिलाया। और इसमें शेष इस पेज पर दिया हुआ है फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक कहा गया, इट इज़ ए पॉइजनियस ट्री। धतूरा नशीला पदार्थ है जो प्रकृति में पाया जाता है। लोग सुनने में तो आता है कि लोग मर भी जाते हैं इसको लेने से। तो उसका, चूँकि उस पेड़ पर, हेमलॉक के पेड़ पर वह डस्ट है स्नो का, और जब उस पर ये अपना शरीर को हिला रहा है, चूँकि सिनोनी इसमें बहुत बड़ा सिंबल है। कौवा जो है वुमेन का, अपशकुन का प्रतीक है, और हेमलॉक नशा का प्रतीक है। तो आप देखते होंगे समाज में कि जो लोग नशा लेते हैं वो सारी दुनिया के गम भूले रहते हैं। सारी दुनिया में क्या हो रहा है उनको किसी भी चीज़ से कोई ज़रूरत नहीं होती है, न तो जानना चाहते हैं। तो राइटर इसमें पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या लिखते हैं कि एक कौवा एक वृक्ष पर, हेमलॉक का वृक्ष है, उस वृक्ष पर एक कौवा बैठा हुआ है
और अपना शरीर को शुक कर किया यानी हिलाया, और कभी उसी पेड़ के नीचे खड़ा है और उस पर डस्ट ऑफ स्नो यानी कि वो स्नो का डस्ट उसके ऊपर आकर के गिरा। और अब इस पर क्वेश्चन क्या बन रहे हैं? क्वेश्चन बन रहा है कि व्हाट डिड द क्रो डू टू द हेमलॉक ट्री। आप देखेंगे कि व्हाट डिड द क्रो डू टू द हेमलॉक ट्री यानी कि हेमलॉक वृक्ष, धतूरे का वृक्ष पर बैठा हुआ जो कौवा है उसने क्या किया। तो आंसर के रूप में दिया है द क्रो शुक द हेमलॉक ट्री। यह आंसर दिया है कौवा हेमलॉक ट्री को हिलाया यानी कि अपने शरीर को हिलाया। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज देयर इन द ट्री एट दैट टाइम। उस समय पर उस पेड़ के ऊपर क्या था, पेड़ के ऊपर क्या था यानी कि किस चीज़ को। तो वैसे तो आप चाहें तो एक दो शब्दों में इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन एक दो लाइन में भी दिया जा सकता है, उसको अपने लाइन में बना करके लिख सकते हैं आप। तो आंसर दे रहा है देयर वाज ए स्नो इन द ट्री एट दैट टाइम। उस समय पेड़ पर स्नो था। स्नो मीन्स बर्फ, बर्फ था। अगला क्वेश्चन सी वेयर डू यू थिंक वाज द पोएट देन। कहा कि पोएट उस समय वेयर डू यू थिंक, आप कहाँ मानते हैं, कहाँ सोचते हैं। वाज द पोएट कवि था देयर, उस समय कवि कहाँ था, आप क्या मानते हैं। तो यहाँ दिया है देन, तब द पोएट वाज अंडर ए हेमलॉक ट्री देन। उस समय पोएट एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम। पोएम का नाम क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। तो द नेम ऑफ द पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो। पोएम का नाम क्या है। तो डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का धूल। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट। कवि का नाम क्या है। तो आप जानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कई बार कहा जा चुका है, आपको याद हो जाना चाहिए। तो दिया है द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कवि का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। अगला क्वेश्चन है राइट द राइमिंग वर्ड्स। तो आपको क्लास 9th में राइमिंग वर्ड्स बताया जा चुका है। अंतिम अक्षर को लेते हैं, जैसे इसमें क्रो, मी, स्नो, ट्री दिया हुआ है। तो क्रो को स्नो से अपने सामने किताब रखेंगे और देखेंगे, पहले स्टेंजा का अंतिम शब्दों को देखिए। क्रो और स्नो एक जैसे उसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो क्रो एंड स्नो, दूसरा है मी एंड ट्री। यहाँ दिया हुआ भी आंसर है। अब इसी के साथ दूसरे स्टेंजा को देखेंगे। स्टेंजा नंबर 2 जो यहाँ दिखाई दे रहा है, स्टेंजा 2, इसमें कवि क्या कहना चाहता है, उसका आंसर क्या होगा, जरा देखेंगे ध्यान से आप। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, यानी कि उसने मेरे हार्ट को, मेरे मनोदशा को एक परिवर्तन दे दिया। जो उस धूल गिराया स्नो का, तो कवि का जो मूड बहुत डिप्रेशन में था, बहुत दुखी था, वह खुशी में बदल गया। क्योंकि लोग जब नशा क्यों लेते हैं, अधिकतर लोग नशा इसलिए लेते हैं कि वो सारे दुख को भूल जाएं, उनका मूड बदल जाए। और इस प्रकार से उनके मूड को इस हेमलॉक का जो डस्ट था, स्नो का डस्ट था, जो ही कवि के ऊपर गिरा, कवि का मूड चेंज हो गया। आगे लिखा है कि एंड सेड सम पार्ट
ऑफ ए डे आई हैड रूड, जो मैंने बर्बाद किया था उस दिन का कुछ हिस्सा उसने बचा दिया, उससे मेरा कुछ समय बच गया। इसमें आप देखेंगे दिया है कि व्हाट हैड गिवन द पोएट ए चेंज ऑफ मूड। पहला क्वेश्चन आंसर दे रहा है द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, जो डस्ट ऑफ स्नो है उसका जो गिरने की प्रक्रिया है ऑन द पोएट कवि के ऊपर, हैड चेंज हिज मूड, उसके मूड को बदल दिया। अगला क्वेश्चन व्हाट हैड द पोएट थॉट दैट डे, उस दिन कवि क्या सोच रखा था। तो आंसर दे रहा है कि ही हैड फेल्ट सैड, वह क्या महसूस कर चुका था, तो दुख, सैड मीन्स होता है दुख, दुख महसूस किया था अबाउट दैट डे, उस दिन के बारे में। बट द फॉल ऑफ स्नो ऑफ डस्ट का जो पतन हुआ उसके ऊपर, चेंज्ड हिज मूड, उसके मूड को बदल डाला। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन हाउ वाज सम पार्ट ऑफ द डे सेव्ड फॉर द पोएट, कवि के लिए कुछ हिस्सा उस दिन का कैसे बच गया। तो लिखा है ही स्टॉप्ड रूइंग द डे, कवि जो अपने शेष समय को, उस दिन का समय को बचाना शुरू किया, एंड हिज मूड चेंज्ड, उसका मूड बदल गया, उसकी मनोदशा बदल गया। अब है नेम द पोएम, पोएम का नाम लिखिए। द डस्ट ऑफ स्नो आप जानते ही हैं, एंड नेम द पोएट, कवि का नाम लिखिए, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट इज द राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, राइमिंग स्टेंजा पूछा है। द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा इज, तो कैसे लिखते हैं, जैसे पहले स्टेंजा को देखें, मान लीजिए क्रो को, इसी में देखिए हार्ट वाला है ना, तो हार्ट को मान लीजिए ये, तो मूड बदल रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन बदल रहा है, हार्ट और मूड में अंतर है, तो दूसरे वाले को बी मान लें। शेड सम पार्ट, हार्ट से पार्ट मिल रहा है, इसलिए अगर हार्ट को हम ए कह सकते हैं तो पार्ट को भी हम ए कहेंगे, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन एक जैसे हो रहा है। उसी प्रकार से र्यूड, आगे र्यूड दिया है, तो मूड और रूड दोनों एक साथ एक जैसे मिल रहा है, तो इसको भी हम एक जैसे प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो बी मानेंगे। तो ए बी आ रहा है, तो यहाँ पर आप दिया है ए बी, इसका राइमिंग स्कीम क्या है, तो ए बी है। इस प्रकार से इसको आप समझ लेंगे और करेंगे। इसके बाद से आपको ये भी बता दूं कि फिर वही स्टेंजा, पहला स्टेंजा थर्ड स्टेंजा के रूप में रिपीट किया गया है, लेकिन इस पर क्वेश्चन कुछ और बनाए गए हैं। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, पहला स्टेंजा। अगर आप राइमिंग स्कीम की बात करें तो क्रो को ये मान लें तो मी को बी मानेंगे, क्योंकि दोनों का उच्चारण अलग है। क्रो जैसा स्नो हो रहा है इसलिए इसको भी ये मान लें, और ट्री और मी एक जैसे हो रहा है तो बी मान लें। तो ए बी इसका राइमिंग स्कीम है, इसका भी। अगर क्वेश्चन इस पर दे रहा हो कि व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टेंजा, या व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा, या राइट द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा, तो आप ये लिखेंगे ए बी। उसको राइमिंग स्कीम निकालने का आपको ढंग आ चुका है। वही स्टेंजा है, सेम स्टेंजा है। इस पर क्वेश्चन क्या बन रहे हैं जरा आप देखेंगे इस पेज नंबर 7 पर। तो पेज नंबर 7 में दिया है कि हाउ डिड द क्रो कम एंड सीट ऑन द ट्री, यानी कि कौवा किस प्रकार से आया और उस ट्री पर, उस पेड़ पर बैठा। तो आंसर दे रहा है ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, अ क्रो केम फ्रॉम नोवेयर, कह रहा है कवि
कि पता नहीं कहाँ से कौवा अचानक आ बैठा एंड सेट ऑन द हेमलॉक ट्री, और उस हेमलॉक के वृक्ष पर आकर बैठ गया। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, व्हाट काइंड ऑफ ट्री इट वाज, वह किस प्रकार का पेड़ था। तो आप जानते हैं यह हेमलॉक का वृक्ष था और एक पॉइजनियस था, तो लिख सकते हैं इट वाज ए पॉइजनियस ट्री नेम्ड हेमलॉक। यह एक जहरीला पेड़ था जिसका नाम हेमलॉक था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग एंड व्हाट हैपेंड टू हिम, कभी कहाँ खड़ा था और उसके साथ क्या हुआ। तो आंसर है द पोएट स्टूड या द पोएट वाज स्टैंडिंग, कभी खड़ा था, अंडर द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक वृक्ष के नीचे, वेयर जहाँ पर फाइन डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का बारीक धूल, वाज फॉलिंग ऑन हिम, उस पर गिर रहा था, फ्रॉम एबव, ऊपर से, क्योंकि कौवा ऊपर ही बैठा था ना, चूँकि वृक्ष जो था उस पर, जो वृक्ष था उस पर कौवा ऊपर बैठा हुआ था और कभी नीचे खड़ा था। ये आप कभी को देख रहे होंगे, बैठा था, तो यहाँ से अगर धूल गिरेगा तो उसके ऊपर से ही तो गिरेगा, तो इस प्रकार से हो रहा था। और लास्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द पोएट सिटिंग, तो द पोएट वाज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री या स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, कभी एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा था या खड़ा था। अब वही जो दूसरा स्टेंजा है चौथे स्टेंजा के रूप में यहाँ पर रिपीट किया गया है, आप इसको देखेंगे और समझेंगे। दिया है, हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे हृदय को दे दिया, ए चेंज ऑफ मूड, मेरे मनोदशा को बदल गया, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्रीम्ड, जो मैंने समय बर्बाद किया था उस दिन का, वह कुछ हिस्सा उसका बच गया। क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ क्वेश्चन दिया है कि व्हाई डिड द पोएट्स मूड चेंज, पोएट का मूड क्यों बदल गया। तो दिखा है द साइट ऑफ द फॉलिंग ऑफ फाइन डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बारीक स्नो का जो बर्फ था उसका बारीक जो डस्ट का पतन हुआ, उसका दृश्य चीयर द मूड ऑफ द पोएट, कवि के मनोदशा को खुश कर दिया और इस प्रकार से उसका मनोदशा बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द पोएट फील इन द एंड, अंत में कवि कैसा महसूस किया। तो लिखा अर्लियर, पहले तो द पोएट फेल्ट डीपली सैड, पहले तो कवि जो है बहुत गहराई से दुख महसूस किया। दैट दी, और करा दैट दी होल डे, पूरा दिन, हैड बीन वेस्टेड, पूरा दिन का पूरा समय बर्बाद हो चुका था। तो द पोएट हैड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डिड नॉट वेस्ट द टाइम, यहाँ आप देख रहे होंगे द पोएट फेल्ट हैप्पी इन द एंड, अंत में तो वो खुश महसूस किया था। और लास्ट में ये भी दिखाया है कि द पोएट हैज सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे एज ही डिड नॉट वेस्ट टाइम इन रिपीटिंग एंड रिग्रेटिंग, यानी कि दुख महसूस करते हुए, कष्ट महसूस करते हुए, पछताते हुए उसका दिन, शेष दिन नहीं गुजरा, और इस प्रकार से ये समाप्त हुआ। और यह आपके सामने आया हुआ है सेंट्रल आइडिया, जो आप देखेंगे और समझेंगे। सेंट्रल आइडिया भी नोट कर लेंगे। डस्ट ऑफ स्नो इज ए स्मॉल पोएम, डस्ट ऑफ स्नो एक छोटी सी कविता है, रिटन बाय द फेमस अमेरिकन पोएट, बताया जा चुका है कि अमेरिकन राइटर हैं, तो उस पोएट के द्वारा जिनका नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उनका। द पोएम इज सेट ऑन ए विंटरी डे, यह जाड़े के दिन की रूपरेखा इन द फर्स्ट स्टेंजा, पहले स्टेंजा में। द पोएट
डिस्क्राइब्स ए सिंपल नेचुरल हैपनिंग, एक सामान्य प्राकृतिक घटना का वर्णन करता है कवि, क्योंकि ऐसा होता है कि कौवा आ जाए, बैठ जाए पेड़ पर, ये प्राकृतिक घटना है। द स्नो इज फॉलिंग हैवीली, चूँकि जाड़े का मौसम है, ठंडा क्षेत्र है, इसलिए बर्फ तेजी के साथ गिर रहा है। स्नो फ्लैक्स हैव कवर्ड द टॉप ऑफ द ट्री, पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा है, टॉप चोटी, उसको बर्फ ने ढक रखा है। द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, कवि जो है एक हेमलॉक ट्री, एक पॉइजनियस ट्री होता है जिसका नाम हेमलॉक होता है, उसके नीचे खड़ा है। द मोमेंट एंड स्लाइटिंग ऑफ द क्रो, जो कौवा इधर उधर चल रहा है या उसमें मूवमेंट है, जो गति है उसके द्वारा, उससे पेड़ पर जो गति हो बन रही है वह गति मेक द डस्ट ऑफ स्नो फॉल, वह बर्फ का जो डस्ट है उसको गिरा देता है ऑन द पोएट, कवि के ऊपर, कवि के ऊपर डस्ट गिरता है। द क्रो, कौवा, सिंबल ऑफ इल वुमेन, जो अपशकुन का, वुमेन मीन्स होता है अपशकुन, अपशकुन का प्रतीक होता है। एंड द हेमलॉक ट्री, और जो हेमलॉक ट्री है वह एसोसिएटेड विद ए पर्सन, वह ऐसे व्यक्ति से संबंधित है। इज नॉट ऑस्पिशियस थिंग, जो दुखी है। हाउएवर इन द सेकेंड स्टेंजा, इस प्रकार से दूसरे स्टेंजा में, जो दूसरा स्टेंजा दिया है, द फॉलिंग ऑन स्नो फ्लैक्स, ये बर्फ के फव्वारे जो गिर रहे हैं उसका गिरना, पतन। एंड द सीन लीव ए ट्रेमेंडस इफेक्ट, और वो दृश्य एक अद्भुत प्रभाव डाला है ऑन द मेंटल स्टेट, उसके मानसिक स्थिति पर, एंड मूड ऑफ द पोएट, कवि के मूड पर। सो फार द डे हैज़ बीन क्वाइटली ग्लूमी, इस प्रकार से पूरा दिन बहुत ही गुमसुम दिन है, बहुत ग्लूमी दिन है। एंड वेस्टेज फॉर हिम, उसके लिए बेकार का दिन है। बट दिस ऑर्डिनरी नेचुरल हैपनिंग, लेकिन यह सामान्य, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य जो प्राकृतिक घटना है, सडनली ब्रिंग द डिजायर्ड चेंज इन हिज मूड, उसके मनोदशा में परिवर्तन ला देता है और उसका मूड बदल जाता है। इट ग्लाइडेंस हिज हार्ट, या उसके हृदय को खुश कर दिया। ही रियलाइजेस, वो महसूस करता है, दैट द फॉलिंग ऑफ स्नो फ्लेक्स ऑन हिम, उसके ऊपर जो बर्फ का टुकड़ा गिर रहा है, हैज सेव्ड द डे, उसका दिन बचा दिया। नाउ ही हैज़ नो रिग्रेट, अब वह कुछ भी पछताता नहीं है। आज द होल ऑफ द डे, पूरे दिन भर, ही हैज़ नॉट गॉन वेस्ट, उसका पूरा दिन बर्बाद नहीं हुआ। द मोमेंट ऑफ द स्नोफॉल, जिस क्षण वह बर्फ का गिरना शुरू होता है, एंड देयर इफेक्ट हैव सेव्ड द डे, और उसका प्रभाव उसके दिन को बचा दिया। दे हैव ब्रॉट ए चेंज इन हिज मूड, यह उसके मनोदशा में एक परिवर्तन ला दिया है। एंड ग्लैडेड एंड अपलिफ्टेड हिज स्पिरिट, उसकी आत्मा को खुश कर दिया है। और बच्चों, इस प्रकार से यह पोएम का सेंट्रल आइडिया भी समाप्त हो गया। इसको मैं भेजा हूँ, इसका आप अवलोकन कर लेंगे और इसको समझ करके अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। आप पूरा वीडियो देखिए, बहुत कम वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। इससे आपको कोई हानि नहीं होने वाला है, इससे नॉलेज बढ़ेगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे। थैंक यू।